कबीर जब कमरे में आया तो अवंतिका कपड़े बदलकर सो रही थी। उसने भी चेंज किया और बेड पर आकर लेट गया, मगर नज़रें लगातार सोफे पर आंखें बंद करके सोई हुई अवंतिका पर थी। पिंक कलर के नाइट सूट में वो बड़ी बेखबर सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब वो किसी के इतने करीब आया था। उसकी हरकतों पर हंस रहा था, उसे चिढ़ा भी रहा था। और आज तो हद हो गई, उसने उससे बदला लिया, वो भी स्विमिंग पूल में। क्या हो रहा है तुझे कबीर? कहीं इस पागल लड़की के साथ तू भी पागल तो नहीं हो रहा? पता नहीं क्या हो रहा है, पर मुझे अब जैसे इसकी आदत सी लग रही है। सोचता हूँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो क्या मैं इसे और ये मुझे याद करेगी। वो सोचते हुए उसे देख रहा था और फिर उठकर उसके पास आकर एक चेयर खींचते हुए बैठकर उसे गौर से निहारने लगा। मासूम चेहरा, झील सी गहरी आंखें जो बंद थी, गुलाब जैसे होंठ जो इसे एक बार देख ले उसे देखने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे ख़ास बात, तुमने मुझे यानी कि कबीर सिंघानिया को हंसना और जीना सिखा दिया है अवंतिका। वो धीरे धीरे उसे देखते हुए कह रहा था। तभी अचानक अवंतिका ने अपना नाम सुनते ही आंखें खोली और जल्दी से उठकर बैठ गई। वहीं कबीर चौंक गया और चेयर पर से गिरते गिरते बचा। उससे बोला, यार तुम लड़की हो या आफत? ऐसे अचानक से कौन उठता है? आराम से भी तो उठ सकती थी। क्यों तुम डर गए? हा हा हा। खैर छोड़ो, ये तुम इतनी देर से यहाँ बैठकर क्या प्लानिंग कर रहे थे, बताओ मुझे। अवंतिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा। तो कबीर ने उसका सर अपने हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, कौन सी प्लानिंग? लिसन, कबीर सिंघानिया कभी कोई प्लानिंग नहीं करता। जो करना होता है वो कर गुजरता है। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे हुए आराम से बैठते हुए कहा। तो वो चिढ़ गई, इतना एटीट्यूड? अवंतिका ने मन में सोचा। तो यहाँ बैठकर भजन गा रहे थे? मैं कोई देवी हूँ जो विराजमान हुई हूँ? उसने उसे उंगली दिखाकर कहा। तो कबीर ने उंगली पकड़ ली। देवी नहीं, राक्षसी हो, जिससे अभी अभी मैं डर गया था। कबीर भी कहाँ कम था, उसने भी कह दिया। तो अवंतिका ने उसे पीछे धकेल दिया, मगर कबीर ने उसकी उंगली पकड़ रखी थी और अब पूरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तो साथ ही साथ अवंतिका भी कबीर के साथ गिर पड़ी और अब वो उसके ऊपर और कबीर उसके नीचे था। अवंतिका का हाथ कबीर के सीने पर था, उसके बिखरे हुए बाल कबीर के चेहरे पर, जिसे उसने हटाते हुए उसके कानों के पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा। दोनों एक दूसरे में जैसे खोसे गए थे। चेहरे और होंठों का फासला इतना कम था कि एक सेकंड में तय हो सकता था। दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा और नाइट बल्ब की हल्की ब्लू रोशनी फैली हुई थी, जिसे चांदनी रात खुद कमरे में आ गई हो। अवंतिका, तभी कबीर ने धीरे से कहा। तो अवंतिका ने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा, हाँ, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? क्या तुम्हारा वेट कितना है? यार देखने में तो पतली दुबली लगती हो, मगर बहुत भारी हो। मेरा दम घुट रहा है, मेरे ऊपर से उठो इससे पहले कि मैं मर जाऊं। कबीर ने कहा। तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और गुस्से से उसे देखा। कबीर, तुम कभी नहीं सुधरोगे, उसने कहा। तो कबीर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और उठकर उसके पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? कबीर की बात सुनकर वो पलटी और उसे देखा। चेहरे पर भले ही हंसी थी, मगर आंखों में संजीदगी के बादल मंडरा रहे थे, जो ना जाने कब बरसे। क्या मतलब? अवंतिका ने पूछा। मतलब ये कि तुम्हें डाइटिंग की ज़रूरत है। मुंबई जाने के बाद सबसे पहले तुम जिम ज्वाइन कर लेना। कबीर ने उसे मुस्कुराकर कहा, फिर अपने बेड पर आराम से आकर चादर खींचकर लेट गया। मगर अवंतिका ने उसी समय आकर उसके ऊपर से चादर खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं मोटी हूँ? अब वो दोनों हाथों को कमर पर रखे उसके सामने तुनक कर खड़ी थी। मोटी नहीं कहा, भारी हो कहा। यू आर सो हैवी, कबीर ने बड़े आराम से कहा। तो वो चिढ़ गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे घूरा। मैं हैवी हूँ? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आज सुबह से तुमने मुझे परेशान कर रखा है, अब बस मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अवंतिका ने गुस्से से कहते हुए इधर उधर देखा और जब कुछ नज़र नहीं आया तो टेबल पर रखी पानी की बोतल खोलकर कबीर के चेहरे पर फेंक दी, जिससे वो चौंकते हुए जल्दी से उठा। और पता नहीं उसे क्यों उसकी इस हरकत पर बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और उसने बिना सोचे समझे अवंतिका को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वो तड़प उठी। अब वो आंखों में आंसू लिए अपने गालों पर हाथ रखे उसे चुपचाप देख रही थी। फिर वो अपनी जगह पर चुपचाप आकर सो गई, मगर उसके सिसकने की आवाज़ें कबीर के कानों में सुनाई दे रही थी। ये मुझे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? उसके ऊपर हाथ उठाया? ये क्या कर दिया तूने कबीर? बस इसलिए मैं उसे अपने करीब आने से रोक रहा था, नहीं चाहता था कि उसे तकलीफ़ हो, पर अब तो मैंने उसे चोट पहुंचा दी है। वो सोचते हुए कभी अवंतिका की तरफ तो कभी अपने उस हाथ की तरफ देख रहा था, जिससे उसने अभी अभी उसे थप्पड़ मारा था। फिर उसने अवंतिका को 2-3 बार आवाज़ भी लगाई, मगर उसने नहीं सुना। वो दूसरी करवट बदलकर जो सोई हुई थी, उसने दोबारा पलटकर कबीर की तरफ नहीं देखा। वहीं कबीर को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था।
नेक्स्ट डे मुंबई। सुबह के 7 बजे नेहा, जिसे रात भर साहिल की बातों ने डिस्टर्ब कर रखा था, वो अभी तक सो रही थी। कमरे की खिड़की से आती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर वो अपना चेहरा बार बार चादर से ढक ले रही थी। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त कौन आ गया, उसने कहते हुए नींद में ही उठते हुए अपनी टी शर्ट ठीक की और कमरे से आंखें मलते हुए बाहर आई और मेन दरवाज़ा खोला। सामने खड़े आदमी को देखकर जैसे उसकी सारी नींद ही उड़ गई। सामने साहिल खड़ा था और वो भी एक हाथ में ट्रॉली लिए और दूसरे हाथ को हिलाते हुए उसे हेलो बोल रहा था। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती, तभी उसकी मकान मालिक मिसेज रॉय वहां आ गई। गुड मॉर्निंग नेहा, कैसी हो? आइए मिस्टर साहिल, अंदर आइए। मिसेज राय उससे कहने के बाद उसके साइड से साहिल के साथ सीधे अंदर चली गई और नेहा ने पलटकर उन दोनों को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये साहिल यहाँ क्या कर रहा है और इसके हाथ में ट्रॉली क्यों है, और मिसेज राय उसे लेकर यहाँ क्यों आई हैं? तो कैसा लगा आपको घर? मिसेज राय चारों तरफ घूमते हुए उससे पूछ रही थी। तभी नेहा वहाँ पहुँची और उसने हैरानी से उनसे पूछा, मिसेज राय ये सब क्या है? आप इससे क्या कह रही हैं? मिसेज राय, असल में नेहा, अवंतिका के जाने के बाद वो कमरा खाली हो गया है और उसने मुझे कई महीनों से किराया भी नहीं दिया, और तुमने भी, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी। तो मिस्टर साहिल ने इस घर को 1 साल के लिए रेंट पर ले लिया है, तो ये आज से यहीं रहेंगे। नेहा की आंखें उनकी बातों को सुनकर फटी की फटी रह गई और वहीं साहिल ने उसे देखकर मुस्कुराकर आंख मारी, जैसे उसे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करके। मिसेज राय, पर मैं कहाँ रहूँगी? मैं इस अजनबी लड़के के साथ इस घर में अकेली नहीं रह सकती। वो सब मुझे नहीं पता। जब तक तुम मेरा पूरा किराया नहीं चुका देती, तुम्हें यहीं रहना होगा। पैसे दो और आज़ादी लो। और वैसे भी मिस्टर साहिल सिंघानिया बहुत शरीफ आदमी हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम्हें मानना है तो मानो, और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी। तुम जा सकती हो जहाँ जाना चाहो, पर इतनी जल्दी में दूसरे घर का बंदोबस्त नहीं कर सकती, आप जानती हैं। जानती हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। देखो नेहा, मेरा घर इस घर के रेंट से चलता है और तुमने रेंट नहीं दिया। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रही, बस एडजस्ट कर लो 1 साल के लिए। वैसे भी अब ज़माना बदल गया है, तो थोड़ी सी समझदारी दिखाओ यार। ओके, मुझे बहुत काम है, गुड लक, उसने कहा। फिर वो साहिल के पास आई, जो बड़े आराम से खड़ा नेहा को ही देख रहा था। मिस्टर साहिल, ये नेहा है जिसके बारे में मैंने बताया था। आई होप कि आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक घर में रहने से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू मिसेज राय, वो कह उनसे रहा था, मगर देख नेहा को रहा था। वहीं नेहा गुस्से से जैसे पागल हो रही थी, मगर उसके बस में कुछ नहीं था। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जिसकी आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा। दोनों ने बंद दरवाजे की तरफ देखा, जिसमें से नेहा की चीज़ों को तोड़ फोड़ करने की आवाज़ें आ रही थी। सिंघानिया मैंशन, सुबह का वक्त है, घर के सारे लोग बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, मगर साहिल की जगह खाली है, जिसे देखकर राजीव ने हैरानी से नीलिमा की तरफ देखकर पूछा, ये साहिल कहाँ रह गया? नाश्ते के लिए आया नहीं? अभी तक सो रहा है क्या? फिर उसने निया की तरफ देखा। तुमने जगाया नहीं था उसे? निया नाश्ते के लिए जूस का गिलास उठाकर बस पीने ही वाली थी। राजीव के सवाल पर रुक गई और बोली, वो पापा, असल में बात यह है कि, वो कहते हुए फिर दादू की तरफ देखने लगी। तो राजीव ने हैरानी से उसे देखकर पूछा, उधर क्या देख रही हो? कोई मुझे बताएगा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है? अब वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जिसे सुनकर दादू ने तेज आवाज़ में उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें कब से इस घर में क्या हो रहा है उससे मतलब होने लगा राजीव। राजीव को अपने पिता का ये रवैया देखकर रहा नहीं गया। आपको सीधे सीधे बात करनी नहीं आती है ना? मैंने बस इतना पूछा था कि मेरा बेटा कहाँ है। अभी राजीव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दादू ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारे 2 बेटे भी हैं। अब की बार राजीव कुछ कहता उससे पहले नीलिमा बोल पड़ी, जो बहुत देर से शांत बैठी हुई जूस पीने में मगन थी। उसने गिलास टेबल पर जोर से पटकते हुए रखा, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ हो गया। पापा, आप सीधे सीधे राजीव को बता क्यों नहीं देते? आपका दूसरा चहेता भी किसी सड़क छाप के चक्कर में उसके पीछे गया है। नीलिमा ने जब कहा तो राजीव ने हैरानी से नीलिमा के बाद दादू की तरफ देखा। असल में जब साहिल रात को अपने दादू से नेहा के घर में रहने की बात कर रहा था, तो नीलिमा ने सब सुन लिया था। इससे पहले भी उसने कई बार दादा पोते की बातें सुन रखी थी और मौके की तलाश में थी कि कब उसे मौका मिले और वो अपनी बेइज्जती का बदला उनसे ले। अब वो चेहरे पर सुकून लिए अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए दोनों बाप बेटे की तरफ देख रही थी, जिनके बीच पहले से दूरियां थी, और उसने उसे और बढ़ा दिया था। पापा, क्या नीलिमा ने जो कहा वो सच है? राजीव ने अपनी बात पूरी की। हाँ सच है, पर वो आधा सच है। दादू ने फिर से अपना नाश्ता खाना शुरू कर दिया। वहीं निया और दादी ये सब देखकर परेशान हो रही थी, मगर नीलिमा को बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप बता दीजिए पूरा सच क्या है मुझे, राजीव बोला।
सच ये है कि साहिल को मैंने इजाज़त दी है कि वो अपनी पसंद की लड़की को इस घर में लेकर आए। दादू ने कहा, ओह मतलब कि अब मेरे बर्दाश्त की हद हो रही है। आप मेरे बच्चों की ज़िंदगी का फैसला लेंगे, वो भी मुझसे बिना पूछे। राजीव नाश्ता छोड़कर उठ खड़ा हुआ। तभी दादी ने उससे कहा, राजीव बैठ जाओ, खाने पर से नहीं उठते, अन्न का अपमान होता है। राजीव, और मेरा जो अपमान हो रहा है उसका क्या माँ, मेरी तो भूखी मर गई अब। पहले एक अनाथ लड़की से कबीर की शादी करवा दी और अब साहिल ना जाने किसके चक्कर में घर छोड़कर चला गया है। न जाने और क्या क्या होना बाकी रह गया है। वो अभी कह ही रहा था कि दादू ने कहा, वो घर छोड़कर नहीं गया है, बस कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, जल्दी ही वापस आ जाएगा। वो वापस आए माय फुट, आपसे तो बात करना ही बेकार है, करिए अपनी मर्जी। राजीव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला और वहाँ से अपने कमरे में पैर पटकते हुए चला गया। वहीं नीलिमा, जो यही चाहती थी, आराम से उठते हुए, एक्सक्यूज़ मी, मुझे भी भूख नहीं है, कहकर उसके पीछे चली गई। उसके जाने के बाद दादी ने दादू से कहा, आपको क्या ज़रूरत थी राजीव से बहस करने की। दादू ने अपनी पत्नी की तरफ चौंक कर देखा कि ये वो क्या कह रही है। तुम्हें लगता है कि मैंने उससे बहस की है साबी? तुमने देखा नहीं अपनी पत्नी की बात पर वो कैसे उड़ रहा था? मेरे बेटे, सब जानता हूँ मैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे सिर्फ अपनी पत्नी ही याद रहेगी और कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को सेटल करके जाऊँ। वो भावुक हो गए थे कहते कहते। तभी निया, जो बहुत देर से ये सब देख रही थी, उठकर अपनी जगह से उनके पास आई। आप बिना दादू, ये क्या आजकल हर वक्त मरने की बातें करते रहते हैं? अभी तो आपको मुझे भी सेटल करना है, वो उनके कंधे पर झूलते हुए बोली। तो दादी ने उसे प्यार से चपत लगाई, चल पगली। उन्होंने कहा तो सब हंस पड़े। नेहा का घर। नेहा कमरे में चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हुए शोर मचा रही थी। साहिल का गुस्सा वो बेजान चीज़ों पर उतार रही थी। गुस्से से कमरे में टहलते हुए खुद से बातें कर रही थी। मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करने में नाकाम होने के बाद बात नहीं बनी तो इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे घर में आ गया और पूरे 1 साल के लिए रेंट पर ले लिया। मुझे अपने पैसों की ताकत दिखाना चाहता है, पर शायद उसे नहीं पता कि नेहा पाटिल को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ रहना मेरी मजबूरी है और तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कभी खुश नहीं रहोगे साहिल सिंघानिया। वो एक एक शब्द चबा चबा कर कहते हुए चिल्ला रही थी। उसका इरादा बाहर खड़े साहिल को सुनाने का था, जो बाहर दरवाजे पर कान लगाए खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। और ये बात नेहा को पता थी, आखिर इतना तो जान ही गई थी वो उसे। वहीं साहिल कमरे के बाहर कान लगाए सब सुन रहा था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला तो साहिल सीधे सामने खड़ी नेहा के ऊपर लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। अरे धप, दोनों ज़मीन पर एक साथ गिरे। अब साहिल नेहा के ऊपर था, वो उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं नेहा गुस्से से तप रही थी। तभी साहिल ने कहा, तो गुस्सा उतर गया या अब भी बाकी है? वैसे इन बेजान चीज़ों को तकलीफ़ देकर तुम्हें क्या मिला? वो कमरे की हालत की तरफ देखने लगा तो नेहा ने उसे धक्का देकर खुद पर से हटाया। तुम्हारा सर हटाओ, वो बोली और उठकर खड़ी हो गई। और तुमसे मतलब मेरी जासूसी कर रहे थे यहाँ दरवाजे के पीछे छिपकर? उसने फिर जाते हुए उसे पलट कर देखा तो साहिल मुस्कुराते हुए बोला, जासूसी नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे बाहर आने का। अब वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। वैसे गुस्से में तुम ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है, उसने कहा तो नेहा ने उसका हाथ पकड़कर झटके से हटाया। डोंट टच मी और निकलो मेरे कमरे से। तुमने ये घर रेंट पर लिया है ना, पर यह कमरा अब भी मेरा है। बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं तुम जैसे रईसजादों को। आउट। उसने अब उसे बाहर का रास्ता दिखाया, मगर साहिल जाने की बजाय उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर बोला, और क्या क्या जानती हो तुम? नेहा को अब उसकी नज़दीकी से उलझन और गुस्सा तो पहले से ही महसूस हो रहा था। उसने अब साहिल को पकड़ा और कमरे से बाहर निकालकर दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया। हद होती है बदतमीज़ी और ढीठपन की, पागल कहीं का। वो उसके जाने के बाद बेड पर सर पकड़कर बैठ गई। वहीं दरवाजे के बाहर खड़े साहिल ने बंद दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से उसे अभी बाहर निकाला गया था, मगर वो अभी तक बस मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसकी बहुत खातिरदारी हुई हो। देखता हूँ कितने दरवाजे बंद करती हो, मुझे तुम तक पहुँचने का हर रास्ता पता है। यहाँ से नहीं तो कहीं और से सही, मगर मैं तुम तक पहुँच कर रहूँगा, उसने खुद से कहा और फिर अपने कमरे में अपनी ट्रॉली को वहाँ से खींचते हुए दाखिल हो गया। अवंतिका अभी तक सो रही थी। रात को कबीर के थप्पड़ ने उसके बरसों पुराने जख्मों को फिर से कुरेद कर रख दिया था। उसे ऐसा लगा था जैसे उसने दिलावर को कबीर में देखा। रात भर उसे नींद नहीं आई थी और यही सोचती रही कि कहीं कबीर के साथ शादी करके उसने गलती तो नहीं कर दी। भले ही ये एक डील थी, पर रहना तो उसके साथ ही था। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि उसने अचानक से इतना गुस्सा करते हुए उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की गूंज से उसका पूरा वजूद हिलकर रह गया था। उसे कबीर से ये उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करेगा। सारी रात जागने के बाद उसे सुबह से कुछ देर पहले जाकर नींद आई थी और अब वो बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे किसी के हाथों का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस हुआ
तो उसने जल्दी से आंखें खोली और सामने कबीर बैठा था। उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे देख रहा था। तुम? अवंतिका जल्दी से हड़बड़ाकर उठते हुए बोली। वहीं कबीर ने अपना हाथ हटाया। आई एम सॉरी, कबीर ने धीरे से उससे अचानक से कहा। तो अवंतिका ने हैरानी से नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उसे अब और भी बुरा लग रहा था। उसने फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तो कबीर ने फिर कहा, यार आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बट अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है। यू नो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। उसकी बात सुनकर अवंतिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं भूल गई थी कि तुम बॉस हो और मैं एम्प्लॉय हूँ। आइंदा ख्याल रखूँगी। और रही बात पैसों की, तो हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ये थप्पड़ भी खा लिया। वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ी, मगर फिर रुककर उसकी तरफ पलटी। इंसान गलती करता ही क्यों है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े, उसने कहा, फिर अंदर चली गई। वहीं कबीर उसे देखता रह गया। नेहा का घर मुंबई, शाम के 6 बजने वाले थे, मगर वो अभी तक लौटी नहीं थी। अपने कमरे से लेकर हॉल तक, तो कभी बालकनी से झांकते हुए बेचैनी से टहलता हुआ साहिल उसकी राह देख रहा था और अब तक हज़ारों चक्कर लगा चुका था। सुबह भी वो गुस्से में ही चली गई थी, उससे बात तक नहीं की थी। तब से साहिल उसका इंतज़ार कर रहा था और अब शाम होने वाली थी। ये अभी तक आई क्यों नहीं? रोज़ इतनी ही देर से आती है, या फिर ज़्यादा ही नाराज़ है इसलिए देर कर रही है? उसे फ़ोन कर लेता हूँ, उसने कहते हुए जैसे ही अपना फ़ोन उठाया तभी डोरबेल बजी। ओह, लगता है वो आ गई, साहिल कहते हुए फ़ोन वापस वहीं टेबल पर रखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने नेहा ही खड़ी थी। आ गई तुम? आज बहुत देर कर दिया आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, साहिल बोला। नेहा का चेहरा काफ़ी थका थका लग रहा था, शायद आज कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था उसने। साहिल उसे देखकर मुस्कुराया तो वह बिना कोई एक्सप्रेशन और जवाब दिए उसकी साइड से निकलते हुए अंदर चली गई। साहिल ने दरवाज़ा बंद किया और पलटा। इसे क्या हुआ, इतनी शांत कैसे हो गई? मुझे लगा कि आते ही मुझ पर गुस्सा करेगी, मगर ये तो। वो उसके पीछे आया, मगर तब तक नेहा ने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। साहिल आगे बढ़ गया, उसने 1-2 बार दरवाज़ा खटखटाया। नेहा, नेहा आई एम सॉरी यार, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बोले जा रहा था, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बस अंदर से आवाज़ आई, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। साहिल पीछे हट गया और वापस आकर हॉल में बैठ गया। कहीं वो मेरे यहाँ रहने पर से ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है? पर सुबह तक तो लगभग सब ठीक ही था। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे डांट ले, 2-4 थप्पड़ भी चलेगा, बस यूँ कमरे में बंद ना करे खुद को। मुझे तकलीफ़ होती है जब वो ऐसे खुद को चोट पहुँचाती है। वो सोचते हुए वापस टेबल पर से फ़ोन उठाकर उसमें बिज़ी हो गया और नेहा के रूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। शाम के 7 बजने वाले थे, मगर कबीर का कोई अता पता नहीं था। वो सुबह कहकर तो गया था कि 4 बजे तक आ जाएगा, मगर अभी तक लौटा नहीं था। ऊपर से उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अवंतिका को अब उसकी फ़िक्र हो रही थी। भले ही उसने उसके साथ कल रात अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर माफ़ी भी तो मांग ली थी और फिर ये उसकी पहली गलती थी। उसने आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। अवंतिका उस होटल के छोटे से कमरे में न जाने कितने चक्कर लगा चुकी थी। ये सब सोच सोच कर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि जाने के समय कबीर किसी पैराडाइज होटल की बात कर रहा था। वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पता चले। और क्या पता वो वहाँ पार्टी में इतना बिजी हो गया होगा कि उसे मेरी याद ही नहीं आई हो कि मैं यहाँ अकेली हूँ और मुझे देखो मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ। खैर जो भी हो, अब मैं उसकी तरह स्वार्थी तो नहीं हूँ। जाकर देखती हूँ, यहाँ पर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं वहाँ उसे मज़े करते देखूँ। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जो उस प्राइस की दुकान से टकरा गई। अवंतिका इसी उधेड़बुन में अपना पर्स उठाए कबीर की तलाश में कमरे से निकल गई। मुंबई। पूरा 1 घंटा हो गया था। नेहा अभी तक अपने कमरे में ही थी, बाहर नहीं निकली थी। साहिल ने उसे मनाने के लिए अपने हाथों से स्नैक्स बनाए। वैसे भी वो सुबह बिना नाश्ता किए ही चली गई थी और पता नहीं लंच किया भी होगा या नहीं। वो सोचते हुए डाइनिंग टेबल पर सजा रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाएगा। तभी दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई, मगर उसकी तरफ देखे बिना चुपचाप किचन में चली गई और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगी। साहिल ये सब देख रहा था। फिर नेहा पानी की बोतल हाथ में लिए वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो साहिल जल्दी से चलते हुए उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया, जिस पर नेहा ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे बार बार बीच में आकर क्यों खड़े हो जाते हो? हटो, मुझे जाने दो, मेरा तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, नेहा ने कहा और आगे बढ़ गई। मगर साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, साहिल ने कहा, जिस पर नेहा ने पलटकर हैरानी से उसे देखा। अब क्या है, जल्दी बोलो, मैं बहुत थक गई हूँ, तो आराम करना है मुझे।
तुम्हारी तरह बड़े बाप की औलाद नहीं हूँ, मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, अब हटो, जाने दो मुझे। नेहा ने उसका हाथ गुस्से से झटकते हुए कहा और वापस कमरे में चली गई। वहीं साहिल उसे देखता ही रह गया कि ऐसा भी क्या हो गया है कि ये इतने गुस्से में है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है, वो सोच रहा था, मगर नेहा अपने कमरे में जा चुकी थी। उसके ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ साहिल के कानों में पड़ी। उसने भी अपना फ़ोन उठाया और घर से बाहर गुस्से से निकल गया। गोवा का एक रिजॉर्ट, अवंतिका वहाँ के एक कमरे के बाहर खड़ी थी और फिर उसने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी संजना को देखकर अवंतिका पहले तो हैरान हुई, फिर उसने अंदर की तरफ झांकना चाहा, मगर संजना ने तभी उसे रोक लिया। संजना ने नाइट सूट पहन रखा था और उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। अवंतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? संजना ने उसे अंदर झांकने से रोकते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करते हुए कहा। हाँ नहीं, मैं कबीर को ढूंढ रही हूँ, वो कह कर गया था कि जल्दी ही आ जाऊँगा, पर अभी तक उसका कोई पता नहीं है, फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ पता हो। अवंतिका ने घबराते हुए पूछा तो संजना पहले तो चुप रही, फिर उसने जल्दी से कहा, नहीं मुझे नहीं पता है अवंतिका, आई एम सॉरी, वो यहाँ तो नहीं आया। अब वो दोबारा अंदर जाने लगी तो अवंतिका ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर खींचा और ख़ुद अंदर चली गई। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं आया। संजना अब डर रही थी और उसके पीछे आई, तब तक अवंतिका अंदर पहुँच चुकी थी। मैंने कब कहा कि वो यहाँ आया था? मैंने तो पूछा था कि तुम्हें कुछ पता है कि नहीं, पर अब मुझे पता है कि वो यही है। तभी उसकी नज़र वहाँ के सोफे पर पड़े कबीर के कोट पर पड़ी जो उसने सुबह जाते हुए पहना था, और उसने पीछे से आती हुई संजना को गुस्से से देखा। वो यहाँ नहीं है तो उसका कोट यहाँ क्या कर रहा है? संजना! कबीर कबीर! अब चिल्लाते हुए कमरे की तरफ बढ़ी तो वहाँ पर कबीर बेहोशी की हालत में बेड पर सोया हुआ था। कबीर! अवंतिका दौड़ती हुई उसके पास पहुँची, तब तक संजना भी कमरे में आ गई। क्या किया तुमने इसके साथ और क्या करने जा रही थी? सब पता है मुझे, पहले दिन ही मुझे तुम्हारे इरादे समझ आ गए थे। कबीर उठो, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? अब वो संजना से गुस्से में कहती हुई कबीर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वहीं कबीर बहकी बहकी बातें कर रहा था और संजना अब अपने किए पर पछता रही थी। उसने कबीर को धोखे से यहाँ बुलाया था और सोचा था कि उसके साथ फेक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करके उसे हासिल कर लेगी, मगर ऐन वक्त पर अवंतिका ने वहां पहुंचकर उसके किए किराए पर पानी फेर दिया था। अवंतिका जब उस होटल में पहुंची तो वहां उसे पता चला कि कबीर 1 घंटे पहले ही निकल गया है और वो किसी संजना से फ़ोन पर रिजॉर्ट ब्लू हेवन में मिलने की बात कर रहा था। और फिर अवंतिका को ये समझते देर नहीं लगी कि आखिर हो क्या रहा था, तो वो जल्दी से वहाँ पहुँच गई। भले कबीर से उसका झगड़ा हुआ था, पर उसे इतना तो पता था कि कबीर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इतना तो यकीन था उसे कबीर पर। अब अवंतिका उसे सहारा देकर उठाते हुए वहाँ से निकल ही रही थी कि संजना ने उसे रोक लिया। वहीं कबीर अभी तक नशे में ही था और बहकी बहकी बातें कर रहा था। संजना ने उसे नशे की गोलियां भी दी थी शायद। टेबल पर ग्लास और उसके नीचे रैपर्स अवंतिका ने देख लिया था। तुम इसके लायक नहीं हो अवंतिका, कबीर डिजर्व बेटर। उसने आगे बढ़कर कबीर को छूना चाहा तो अवंतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपने गंदे हाथ और गंदे इरादे अपने पास रखो। तुम कबीर के लिए अगर तुम सही होती तो वो तुम्हें पहले ही चुन लेता। इतने सालों बाद वो मेरा नहीं होता। हटो, अब लेट वी गो, अवंतिका ने कहा और वहाँ से कबीर को लेकर चली गई। नेहा का घर। नेहा करीब आधे घंटे बाद कमरे से बाहर आई। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता साहिल की वजह से नहीं किया और दोपहर की भूख उसके ससुराल वालों ने मार दी जो उससे मिलने के लिए उसके स्कूल पहुंचे थे। इतने दिनों बाद उन्हें कैसे उसकी याद आ गई, वरना उसके पति दीपक के जाने के बाद तो उन्होंने मुड़कर कभी उसकी खबर नहीं ली, बल्कि उसे घर से भी बाहर निकाल दिया था इन्हीं सब ने, जिन्हें अचानक इतने सालों बाद वो देखकर पहले तो हैरान हुई, मगर फिर बाद में जो कुछ भी उन्होंने नेहा से कहा उसने नेहा को परेशान कर दिया था और उन सब का गुस्सा उसने साहिल पर उतार दिया था। जब वो ये सब सोचते हुए अपने कमरे से बाहर आई तो उसकी नज़र सामने हॉल की डाइनिंग टेबल पर पड़ी जिस पर सलीके से सजाए हुए स्नैक्स को प्लेट से ढका गया था। उसने हैरानी से उसको देखा। हालांकि इससे पहले भी वो बाहर आई थी, मगर वो इतने गम और गुस्से में थी कि उसका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं था। उसने फिर चारों तरफ देखा। साहिल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ भी कोई नहीं था। पूरे घर में वो अकेली थी। शायद मैंने गुस्से में उसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए शायद वो गुस्से में चला गया यहाँ से। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ। उसने इतना कुछ बनाया मेरे लिए और एक मैं हूँ कि मैंने उसे क्या कुछ कह दिया। पर उसकी भी तो गलती है। मुझे समझने की कोशिश नहीं करता है, हर वक्त मजाक ही सूझता है उसे। ये ज़िंदगी है, कोई फेरी टेल नहीं है जहाँ इंसान जो चाहता हो उसे वो मिल जाए। वो डाइनिंग टेबल पर सर टिकाए हुए आंखें बंद करके चेयर पर बैठी अब भी रो रही थी।
तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने चौंक कर सामने की तरफ देखा। वहाँ साहिल खड़ा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा। नेहा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और अपने आंसुओं को पोंछने लगी। साहिल ने उसे देखा और उसके करीब आया। मैं यहाँ तुम्हें रुलाने के लिए नहीं आया था, बस तुम्हें अपने जज्बात बताना चाहता था कि तुम भी वो महसूस करो जो मैं महसूस करता हूँ। पर मैं भूल गया था कि मेरी और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। मैं भले ही यहाँ एडजस्ट कर लूँ, पर तुम क्यों मेरे लिए तकलीफ़ें उठाओ। उसने कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगा। नेहा बस उसे देखती ही रह गई। ये सब मैंने बनाया था तुम्हारे लिए। सोचा कि पता नहीं तुमने सुबह से कुछ खाया होगा या नहीं। सुबह भी बिना ब्रेकफास्ट किए चली गई थी। वो टेबल की तरफ देख कर बोला, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुंची उसके लिए आई एम सॉरी। मैं जा रहा हूँ, अब तुम आज़ाद हो। आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। वो कहते हुए दोबारा बढ़ने लगा तो नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, कह दिया जो कहना था, नेहा ने कहा तो साहिल ने चौंक कर उसकी तरफ पलटकर देखा तो वो आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वहीं साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो स्तब्ध खड़ा था। फिर उसने अपनी मजबूत बाहों में उसको जकड़ लिया। अवंतिका कबीर को लेकर वापस होटल पहुंची और अपने कमरे में ले जाने के बाद उसे बिस्तर पर लेटा दिया। वो अभी तक नशे की हालत में ही बड़बड़ाए जा रहा था। अवंतिका उसके जूते उतार रही थी और गुस्से में अपने आप को कोस रही थी। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था कि इस अकड़ू से पाला पड़ा है। जरा देखो तो सही, इसके पैर कितने भारी हैं। उफ, इसकी जुराबें कितनी बदबू आ रही है इनसे। उसने कहते हुए उसके मोजे जो उतारे थे कमरे के एक कोने में फेंक दिए। फिर उसके पैरों को ऊपर करते हुए उसे करवट करके लेटा दिया। मगर वो वापस अवंतिका की तरफ मुड़ गया और उठकर बैठने लगा। कबीर अभी तक नशे में ही था। वो बोले जा रहा था, अवंतिका तुम ही हो ना? है मिस झांसी की रानी, देखो तुम बहुत गुस्सा करती हो। गुस्से में किसी रेड टमाटो की तरह रेड हो जाती हो। हा हा हा, देखो ना खुद को। पता नहीं कौन सी दवाई खिला दी थी उस चुड़ैल ने जो ये होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार तुम होश में आ जाओ, फिर बताती हूँ कि मैं गुस्से में कैसी लगती हूँ। ज़रा देखो तो सही, कल इसने मुझे थप्पड़ मारा था और मैं हूँ कि इसके गंदे मोजे उतार रही हूँ। दूर हटो। उसने गुस्से से कहते हुए उसे धक्का देकर वापस बिस्तर पर सुला दिया। मगर वो फिर से उठकर बैठ गया तो अवंतिका ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सो जाओ, वरना वापस उसे चुड़ैल के पास छोड़ाऊंगी, समझे? पर अभी तो तुम मुझे चुड़ैल की तरह डरावनी लग रही हो। कबीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो गुस्से से खड़ी हो गई तो वो चुप हो गया। देखो चुपचाप सो जाओ, वरना ये चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। वो चिल्लाते हुए बोलकर लाइट्स ऑफ करके अपने सोफे पर आकर सो गई। घड़ी में 10 बजने वाले थे और पिछले 2 घंटे से कबीर का ड्रामा देखकर वो थक चुकी थी। अवंतिका, अवंतिका, कबीर ने फिर उसे आवाज़ लगाई। क्या हुआ? अवंतिका ने उसे देखकर पूछा। आई एम सॉरी यार, कल रात के लिए आई एम सॉरी, वो बोला पर नशे में ही था। क्या हुआ था कल रात को जो तुम माफ़ी मांग रहे हो? अवंतिका ने उससे कहा। पता नहीं, पर फिर भी आई एम सॉरी। वो कहते हुए कराह उठा तो अवंतिका जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे छूकर पूछने लगी, क्या हुआ? चिल्लाए क्यों? सर गोल गोल घूम रहा है और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और वो कहते कहते चुप हो गया। और क्या? और आई एम सॉरी वेरी वेरी मच। मैं कल तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। पता नहीं कैसे हो गया ये सब। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ट्रस्ट मी, उसने कहा। मगर नशे की हालत में वो सच बोल रहा था या झूठ, अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था। ओके ठीक है, समझ गई, अब सो जाओ, गुड नाइट। वो उसके कहने के बाद जैसे ही मुड़ी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ प्लीज़, उसने कहा तो अवंतिका ने उसे पलट कर देखा। उसकी आंखें अभी तक नशे की हालत में डूबी हुई लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। इस हालत में भी वो शानदार ही लग रहा था। मैं दूर थोड़े न जा रही हूँ, वहीं सोफे पर सोई हूँ, तुम सो जाओ, उसने कहते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो कबीर ने उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे लड़खड़ा कर वो उसके ऊपर गिर पड़ी। तो कबीर ने तभी करवट लेते हुए उसे नीचे कर दिया। अब वो उसके ऊपर था, उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अवंतिका ने उसे खुद पर से हटाना चाहा मगर उसकी मजबूत बाहों ने उसके हाथ जकड़ रखे थे। क्या कर रहे हो कबीर? छोड़ो मुझे, तुम होश में नहीं हो, अवंतिका ने घबराते हुए कहा। अब उसे उससे डर लग रहा था क्योंकि वह होश में बिल्कुल भी नहीं था और आना भी नहीं चाहता। तुम्हें पता है, मैं कल से बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। इस हाथ पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने तुम्हारे इन गालों को छुआ। वो कहते हुए उसके गालों को सहला रहा था। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब जाने दो मुझे, अवंतिका ने फिर से कहा। कुछ मत कहो, आज बस मेरी सुनो। तुम्हें पता है सच क्या है? नहीं, क्या है सच? अवंतिका ने उसे देखा। उसकी आंखें बहुत नशीली हो रही थी। सच ये है कि आई लव यू मिस झांसी की रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना वरना मैं मर जाऊँगा यार।
वो कहते हुए उसके और करीब आता जा रहा था। उसके सांसों की गर्माहट अवंतिका के चेहरे को छू रही थी। अवंतिका उसकी बातें सुनकर खुद हैरत में पड़ गई थी, मगर कबीर की करीबी उसके मन में हलचल मचा रही थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी, मगर वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। तभी उसने दोबारा कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो अवंतिका, आई लव यू सो मच। उसने कहने के बाद अपने होठों को अवंतिका के होठों पर रख दिया। वहीं अवंतिका खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी बाहों में बिखर कर रह गई। आखिर ये भी तो सच था कि वो भी कबीर को चाहने लगी थी। आई लव यू टू कबीर, पता नहीं कब कैसे उसने मन में कहा और कबीर उसे खुद में समेटता चला जा रहा था। मुंबई, साहिल और नेहा उसके कमरे की बालकनी पर खड़े थे। घड़ी में 9 बजने वाले थे। शहर में चारों तरफ अंधेरा छा गया था, मगर लाइटों की रोशनी की वजह से सब जगमगा रहा था। आसमान में चांद के साथ साथ पूरे तारे भी बिखरे हुए हैं। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लग रहा है कि कहीं बारिश हुई है, क्योंकि अब यहाँ भी धीरे धीरे बादल छाते जा रहे हैं और बेचारा चांद उनसे छुपता चला जा रहा है। ठीक इसी तरह नेहा भी अपने अतीत से घिरती चली जा रही थी। उसे लगा था कि उसने सब कुछ भुला दिया है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, मगर नहीं, आज फिर से वो खुद को वहीं पर खड़ा महसूस कर रही थी जहाँ वो कुछ साल पहले खड़ी थी। वो तकलीफ़, वो ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए थे जो कभी भर गए थे। वक्त ने उन पर मरहम लगाकर उन्हें ठीक तो कर दिया था, मगर शायद कहीं निशान रह गए थे जिन्होंने उसे फिर से बहुत कुछ याद दिला दिया था। साहिल जो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आया था, वो अलग ही कन्फ्यूज़न में था कि पता नहीं वो उसे हासिल कर पाएगा या नहीं, या फिर उसे खो देगा। नेहा बस चुपचाप खड़ी सामने की तरफ देख रही थी और साहिल उसे उसे पता था कि नेहा बहुत परेशान है, वरना वो उसे यूं गले लगाकर कभी इस तरह से नहीं रोती। वो एक मजबूत जज्बात रखने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना आता था। वो किसी से नहीं डरती थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह टूट गई थी? इसी सवाल के जवाब के इंतज़ार में साहिल वहाँ खड़ा उसके पास इंतज़ार कर रहा था। वो चाहता था कि वो उसे खुद बताए, इसलिए वो अभी तक चुप था, वरना तो कब का पूछ लिया होता कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और नेहा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर वो अभी तक सामने की तरफ देख रही थी। उसकी पलकें भीग रही थी, होंठ कपकपा रहे थे, जैसे वो अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ रही हो। हवा की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे जिन्हें वो समेटना नहीं चाहती थी, बिल्कुल अपने वजूद की तरह जो उसके बस में नहीं थे और इधर उधर भाग रहे थे। दीपक और मेरी लव मैरिज थी, 3 साल की रिलेशनशिप थी हमारी। जब मैंने उसे शादी के लिए हाँ कहा था, वो बहुत अच्छा था। जितना अच्छा वो बाहर से दिखता था, उतना ही खुशमिजाज और नरम दिल शख्स। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती थी। मेरी जान बसती थी उसमें। कभी सोचा नहीं था कि उसके बिना भी जीना पड़ेगा। उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की थी। वो मुझे अपने घर पर तो ले गया, मगर उसके घर वालों ने मुझे कभी नहीं अपनाया। कभी मुझे वो मुकाम नहीं दिया जिसकी मैं हकदार थी। कभी मुझे अपनी बहू नहीं माना, पर तब भी मैं कोशिशें करती रही और इस बात की तसल्ली थी कि दीपक मेरे साथ है। उसकी मोहब्बतें मेरे सब गम भुला देती थी। पर यह वहम भी कुछ दिनों में टूट गया जब दीपक का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पर 6 महीने बाद वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चला गया। जिसके बाद उसके घर वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। फिर कभी मुड़कर मेरी खबर तक नहीं ली और मैं कैसे उनसे वास्ता रखती जिन्होंने मुझे ही मेरे पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया हो। मगर आज इतने सालों बाद वो आए थे मुझसे मिलने। और नेहा कहते कहते रुक गई और साहिल की तरफ देखा। साहिल उसे ही देख रहा था और उसकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। और क्या, कौन आया था आज? साहिल ने उससे पूछा। दीपक के पिता, नेहा ने अपनी भीगी हुई पलकें साफ करते हुए कहा। शायद अतीत का आज दोबारा सामना करने की वजह से वो एक बार फिर से टूट गई थी। अब वो सर झुकाए ज़मीन की तरफ देख रही थी। साहिल ने उसके झुकते हुए सर को उठाया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। क्यों आए थे वो और क्या कहा उन्होंने? नेहा ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बताए और कैसे बताए। तभी साहिल ने दोबारा कहा, बेफिक्र होकर बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है। जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर एक दोस्त, एक हमदर्द के नाते ही बता दो। आखिर हम इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। इतना तो रिश्ता बन गया है हमारा। कितना भरोसा कर सकती हो मुझ पर? ट्रस्ट मी। साहिल ने कहा तो नेहा को एक सुकून सा मिला, जो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इस पूरी दुनिया में उसकी माँ ही एक अपनी थी और उसके जाने के बाद अवंतिका, जो अभी यहाँ नहीं थी और जो उसके सामने खड़ा था, वो बिल्कुल अजनबी था, मगर अब अपना सा लग रहा था। असल में दीपक के छोटे भाई की बीवी की कुछ महीने पहले डिलीवरी केस में मौत हो गई है और वो अपने पीछे अपने 2 बच्चे छोड़कर गई है, जिनमें एक 4 साल का है और एक कुछ महीनों का है।
अभी नेहा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि साहिल उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला। उसे समझते देर नहीं लगी थी कि नेहा की बातों का मतलब क्या था। इतना भी बच्चा नहीं था वो, और वो चाहते हैं कि तुम उनके दूसरे बेटे से शादी कर लो ताकि उन बच्चों को माँ और उनके घर को एक संभालने वाली मिल जाए। और तुम पागल हो समझी जो इस बारे में सोच रही हो। साहिल ने कहते हुए अपना सर पकड़ लिया, फिर सामने की तरफ देखने लगा। नेहा उसके पास आकर खड़ी हो गई तो उसने उसकी तरफ फिर से देखकर कहा, यू नो वाट, मैंने तुमसे ज़्यादा पागल लड़की आज तक नहीं देखी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उस घर में जाना चाहती हो, उस आदमी से शादी करना चाहती हो जिसने कभी तुम्हें नहीं समझा। अब तो जब वो कहाँ था जब दीपक की मौत हुई थी, तब क्यों नहीं तुम्हारा हाथ थामा, क्यों नहीं तुम्हें सहारा दिया। पता है सच क्या है? सच ये है कि दुनिया बहुत मतलबी है नेहा। उसे कोई लड़की नहीं मिल रही होगी जो उसकी और उसके घर वालों की गुलामी करे, इसलिए उसे लास्ट में तुम्हारी याद आई, डेट्स इट। और एक मैं हूँ जो पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूँ। साहिल को अब गुस्सा आ रहा था, वो ज़ोर से चीखते हुए बोल रहा था और नेहा चुपचाप सुन रही थी क्योंकि वो एक एक शब्द सच ही तो कह रहा था। मैं दिन रात पागलों की तरह तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में रहने चला आया सब कुछ छोड़कर, और तुम उस इडियट से शादी करना चाहती हो। लिसन यार, भले ही मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ही सही, पर कभी मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया, कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। तुम मुझसे शादी करो वरना इस साहिल सिंघानिया के पीछे हज़ारों लड़कियां दीवानी हैं। यार आई लव यू सो मच, छोड़ दो ये सब, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा मेरी जान, ट्रस्ट मी। साहिल ने कहते कहते अचानक से उसे गले से लगा लिया और नेहा स्तब्ध खड़ी थी। वो उसे कैसे समझाए कि वो दोनों नदी के दो किनारों की तरह हैं जो कभी नहीं मिल सकते। उसने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, पर मैं तुमसे बड़ी हूँ, लोग क्या कहेंगे, और फिर तुम्हारे घर वाले, उनका क्या। आज भले ही सब अच्छा लगे, मगर एक टाइम आएगा जब तुम मुझसे बोर हो जाओगे साहिल सिंघानिया। जब तुम उस दो बच्चों के बाप से शादी करोगी तब क्या लोग कुछ नहीं कहेंगे मिस नेहा? क्या वो तुमसे बड़ा नहीं है? और रही बात बोर होने की, तो इंसान चीज़ों से बोर होता है और तुम चीज़ नहीं हो, मेरी ज़िंदगी हो। अच्छी तरह से सोच लो, मैं या वो, फैसला तुम्हें करना है, साहिल ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तो नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर अभी मैंने उन्हें हाँ नहीं किया है, नेहा बोली। तो साहिल ने चौंक कर पलट कर उसे देखा, पर इनकार भी तो नहीं किया उसी वक्त जो तुम्हें करना चाहिए था। मुझे नींद आ रही है, अपना जवाब कल सुबह तक बता देना ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं जो तुम्हारे आने के बाद ठहर गई है। गुड नाइट। साहिल ने कहते हुए अपना हाथ छुड़ाया और सीधे अपने कमरे में चला गया। नेहा बस चुपचाप खड़ी देखती रह गई। कबीर और अवंतिका अभी तक सो रहे थे। अवंतिका ने उसके कंधे पर सर रखा हुआ था और उसके हाथ कबीर के सीने पर, और कबीर ने उसे खुद से लिपटाया हुआ था। अवंतिका बेखबर चैन की नींद सो रही थी, इस बात से बेखबर कि आज उसकी ज़िंदगी में क्या बदलने वाला है। कबीर तो कल रात नशे में था, मगर वो तो होश में थी। उनके बीच जो डील साइन हुई थी उसने उसका रूल तोड़ा था। क्या कबीर ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? बीती रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। कमरे की खिड़की से आती हुई रोशनी से चारों तरफ उजाला बिखरा हुआ है। धूप की हल्की सी धमक जब कबीर के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सर अभी तक भारी और चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसने जैसे ही अपना सर पकड़ना चाहा, उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी जिससे उसने अवंतिका को पकड़ रखा था। वो चौंक गया, वो उससे लिपट कर सो रही थी। उसने जल्दी से उसे हटाया और उठकर बैठ गया। अवंतिका भी जो नींद में थी उसकी इस हरकत पर उसने भी जल्दी से अपनी आंखें खोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कल संजना से मिलने गया था, उसके बाद हम दोनों जूस पी रहे थे, फिर मुझे कुछ हो गया। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और जब आंख खुली तो मैं यहाँ हूँ और तुम मेरे साथ थी। क्या हुआ था मुझे? अब वो सवालिया निगाहों से अवंतिका की तरफ देखते हुए तेज़ आवाज़ में पूछ रहा था। अवंतिका उसकी बातें सुनकर खुद परेशान हो रही थी। उसे कल रात को जो कुछ हुआ और कबीर ने जो कुछ भी उससे कहा वो सब एक एक करके याद आने लगा। उसकी हालत देखकर कबीर बस रात हुए अंदेशे का अंदाज़ा लगा रहा था और उसे वैसे ही घूर रहा था। बताओ मुझे, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ था कल रात को? और ये तुम्हारे बाल और ये गले पर ये निशान कैसे हैं? वो आगे बढ़ते हुए उसके बालों को छू रहा था, फिर उसकी नज़र उसके गले पर गई जहाँ हल्के हल्के लाल निशान थे और वो उन्हें देखकर हैरानी से उससे पूछ रहा था। मगर अवंतिका खामोश थी। अवंतिका ने अपने दोनों हाथों से अपने गले के निशान को रगड़ने की कोशिश करते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा, ओ ये कबीर, असल में तुम कल नशे में थे। संजना ने तुम्हें कोई दवा दी थी। मैं जब वहाँ पहुँची तो तुम बेहोश थे और उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मैं तुम्हें यहाँ लेकर, अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कबीर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए चीख कर कहा, उसके इरादे ठीक नहीं थे और तुम्हारे इरादों को क्या अवंतिका? अब वो उसे झिझोड़ते हुए चिल्ला उठा, बताओ मुझे कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें याद है ना हमारी एक डील हुई थी
कोई रियल मैरिज, कोई शादी नहीं, फिर तुमने ये सब क्यों किया? अवंतिका को अब उससे डर लग रहा था, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। अवंतिका उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, उसने उसके दोनों कंधों को कसकर पकड़ रखा था। तभी अवंतिका ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम थे जिसने सब किया। मैंने रोका था तुम्हें कि मुझे छोड़ दो, पर तुम। वो फिर आगे चुप हो गई तो कबीर ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारे करीब आया था, कबीर फिर चिल्लाया। अब अवंतिका को भी उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने कबीर को उस संजना की साजिश से बचाया, ऊपर से कल रात वो उसके करीब आया और सुबह सुबह वो सारा इल्ज़ाम उस पर लगा रहा था। हद हो रही थी। बस बहुत हो गया, कब से देख रही हूँ, बस चिल्लाते जा रहे हो। कहा ना मैंने रोका था तुम्हें, तुम मेरे करीब आए थे। कबीर, तुमने मुझसे कहा था कि यू लव मी, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊं। अवंतिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए उसका हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहा, जिसे सुनकर कबीर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या मैंने तुमसे कहा था कि आई लव यू? कबीर ने हैरानी से पूछा। हाँ, और ये भी कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ। अवंतिका भी वैसे ही तेज़ आवाज़ में बोल रही थी। इम्पॉसिबल। कबीर सिंघानिया ने तुमसे कहा कि ही लव्स यू। नेवर। तुम झूठ बोल रही हो। मैं मानता हूँ कि मैं नशे में था, पर इतना भी नहीं कि तुमसे ये सब कहूँ। कबीर ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ कबीर? अवंतिका ने बेबसी से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और अब कबीर के अल्फाज उसे तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। कबीर अब उसके पास से उठकर खिड़की के पास हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वहीं अवंतिका ने उसे हैरत से देखा। वो उसे झूठा कह रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो पलटा। आई सी, अब मुझे सब समझ में आ गया है कि तुमने ये सब क्यों किया। संजना ने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि तुमने उठाया, झांसी की रानी। वो अब उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी अवंतिका ने कहा, क्या मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया? तुम पागल हो गए हो कबीर। अब वो भी बिस्तर पर से उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए बहस कर रहे थे। मैं पागल नहीं हूँ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, झांसी की रानी। कबीर ने कहा, मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें उस चुड़ैल से बचा कर लाई, तुमने मेरे साथ वो सब किया और मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। अवंतिका को उसकी बातें सुनकर खुद पर अफसोस हो रहा था कि वो कहाँ फंस गई थी। हाँ, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ यही सब तो करती हैं। सब समझ आ गया है मुझे। तुमने सोचा होगा कि ये सब करके तुम मेरे करीब आ जाओगी और फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइफ से रियल बीवी बन जाओगी, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें 1 मिलियन ही मिलने थे और इस तरह से तुम मालकिन बन जाओगी। इसलिए तुमने कल रात को मेरे साथ। अभी कबीर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चटाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अवंतिका ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, जिससे वो एकदम से बिल्कुल चुप हो गया। बस बहुत हो गया, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए, मुझे ये मंजूर नहीं। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। मैं जा रही हूँ, अवंतिका ने चिल्लाते हुए गुस्से में कबीर से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। टू बी कंटिन्यूड।